Hello everyone. So class 10th, chapter number 3 from your NCERT, that is pair of linear equation in two variable. तो आज इस चैप्टर के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं. ये 10 क्वेश्चन जो आज मैं आपको करवाऊंगा ये आपकी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है सभी क्वेश्चन ये उसी के हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. सीबीएसई ने तो आपको एक छोटी सी एनसीईआरटी दे दी, बहुत कुछ उसमें से डिलीट करके, लेकिन सीबीएसई बहुत चालाक है. ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाती है जो सिलेबस में है और वो क्वेश्चन आपको पेपर में दे देती. तो मेरे बच्चे, एग्जाम के लिए हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, बट अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं वो भी आपने 100% परफेक्ट करने. आई नो कि आप एनसीईआरटी को तो परफेक्ट कर ही रहे हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं. एनसीईआरटी के 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और लीनियर. क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल दोनों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए. आज मैं आपको लीनियर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं एंड दे आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम. ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम में है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो सभी 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहां करवाने वाला हूं. नोटबुक पेन लेके आओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करो. ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो मैं तो यही चाहता हूं कि वीडियो देखना बंद कर दीजिए. कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो देखने आ गए हो तो नोटबुक पेन लेके आओ ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर पाओ, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा वीडियो देखने में. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. मेरे बच्चे, यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहां बनाए हुए हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम की. ठीक, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी ये थे हैं, उसमें भी इस पे बनाया है, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा. फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. बड़ी सिंपल सी कंडीशन है. फ्रैक्शन आपको ढूंढना है तो पहले फ्रैक्शन को आप लेट कर, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या बोला मैंने, x/y ले लेंगे इसको. अब बताइए केस 1 यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देन केस 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर. बच्चे मेरे, न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर. तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगी. फिर आपने बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और लीनियर इक्वेशन बना देनी. 3x 3, ये y इधर आ गया. अगेन सिंप्लीफिकेशन, y को उधर ट्रांसफर कर दो, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 को उधर ले. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे सेकेंड कंडीशन देखिए, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में 8 को प्लस करना है, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है, एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/4. बच्चे मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, y को उधर ले जाओ, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8. दिस इज नंबर 2. तो मेरे बच्चे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. पेयर बन चुका है, आगे सॉल्व आप कर ले. बिल्कुल बेसिक पेयर है ये, बेसिक इक्वेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है. लिखा क्या है, पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेट करना है. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश ने एग्जाम दिया, 40 मार्क्स है, लेकिन उसमें बोला गया गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. यानी अगर वो उसका आंसर करेक्ट होता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, और आंसर अगर गलत है तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है. ये पहला केस. दूसरा, had 4 marks been awarded for each correct answer. 4 मार्क्स मिलेंगे दूसरी कंडीशन में, 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर. उस टाइम अगर ऐसा हो रहा है तो 50 मार्क्स उसको, यश को मिले. तो 2 सिचुएशन है, मार्क्स से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर, ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी. तो आपने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स उनको लेट कर लेना. तो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप लिखें लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. ठीक है, जो भी उसने करेक्ट आंसर्स दिए, लेट इट बी x, एंड द नंबर ऑफ
रॉन्ग और इनकरेक्ट आंसर्स इज वाई। मैं अगर ऐसे ये लाइन लिख रहा हूं शॉर्ट में, आपने नहीं करना है, आपको यहां पूरा इंग्लिश लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, मैं तो बहुत सारे कर रहा हूं, तो एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो पूरा हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स। तो मेरे बच्चे ऐसे आपने लेट कर लिया। फिर केस 1 में सिचुएशन क्या है कि उसको 40 मार्क्स मिले, कैसे? 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट। तो अगर उसने x आंसर्स करेक्ट दिए तो एक के 3 मार्क्स हैं, तो कितने मार्क्स हो गए? 3x। रॉन्ग के एक नंबर डिडक्ट हो जाता है, पहली सिचुएशन में 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, तो उसने रॉन्ग कितने दिए? y, तो y इंटू 1 जो कि y ही आएगा, माइनस करना है क्योंकि करेक्ट में से ये माइनस हो जाएगा और टोटल आपके 40 मार्क्स बनेंगे। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? केस 2, 50 मार्क्स मिले उसको, यहां पे 50 ही आएगा, 50 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? देखें यहां पे 50 कैसे बना। अभी नंबर ऑफ जो करेक्ट क्वेश्चंस है उसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको, तो उसने करेक्ट 4 दिए, 4x, तो 4x मार्क्स हो गए, लेकिन इसमें से कुछ डिडक्ट हो गए रॉन्ग आंसर की वजह से, तो वो 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे? y इंटू 2y, y इंटू 2y, तो ये आ गई सेकेंड क्वेश्चन। इसमें से 2 कॉमन लेके इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, पेयर मैंने बना दिया, इसको आपने आगे सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे होने चाहिए, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझा दूंगा, इजी लैंग्वेज में, और बहुत ही प्यारी सी डायग्राम बना के मैं आपको ये समझाने वाला हूं। मेरे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखो चलो पहले पूरा रीड कर लेते हैं। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होती है, ए पॉइंट से, दूसरी बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, और उसी कार की 2 सिचुएशन हमें दे दी गई है जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगी। पहली सिचुएशन क्या है? इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एक ऐसे चल रही है, दूसरी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, ये 2 हैं, ए कार बी कार, एक ही डायरेक्शन में चल रही, सेम डायरेक्शन, समझ आ रहा है? सेकंड, दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलें तो 5 घंटे में वो मिल जाती है आपस में, तो एक की स्पीड ज्यादा होगी जो पीछे थी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, कार ए कार बी टूवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने आ रही है, उस टाइम पे वो एक ही घंटे में मिल जाती, तो बताइए उन दोनों कार की स्पीड कितनी है? वेरी सिंपल, दोनों का मैं अलग अलग डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बड़े ही मतलब सिर्फ डायग्राम देख के ही आप इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले हम स्पीड लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ द कार एट ए, जो कार ए पॉइंट पे है उसकी स्पीड को हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फिर लिखें लेट द स्पीड ऑफ द कार एट बी, जो बी पॉइंट पे है उसकी स्पीड लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ऐसे लाइन लगा रहा हूं, आपको पूरा इंग्लिश लिखना है, ठीक है? दोनों कार की स्पीड आ गई, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। केस 1, मैं केस 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज केस 1। व्हाट इज केस 1? केस 1, देयर इज अ हाईवे ए बी। नाउ बोथ द कार स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। मेरे बच्चे एक कार आपकी यहां से स्टार्ट हुई, दूसरी यहां से स्टार्ट हुई, और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो इधर ले जाओ उनको, चाहे इधर ले जाओ, आपकी इच्छा है। तो हम ऐसे चलते, तो मैं ऐसे चला, लेट अस सपोज वो सी पॉइंट पे आके मिल जाती, 5 घंटे के बाद उनको मिलना है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो सी पॉइंट के पर वो मिल जाती आफ्टर 5 आवर्स। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज 2 कार्स आफ्टर 5 आवर्स। तो अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, आई होप ये समझ में आ गया। 100 किलोमीटर का ये हाईवे, तो इस डायग्राम में जो तुम्हें नजर आ रहा है वही तुम्हारी इक्वेशन बना देगा। जो इसमें नजर आ रहा है वो डिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। देखो जो इसमें डायग्राम में दिख रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं, क्या? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कैन आई राइट? देखो ना डायग्राम में क्या दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, लिख दिया। अब ए बी बी सी और ए सी ये तीनों डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंसेस हैं, तो डिस्टेंस को फाइंड करना हम जानते हैं।
मेरे बच्चे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस हैं तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा स्पीड इंटू टाइम। अब सुनिए ध्यान से कैसे। मेरे बच्चे ए बी एक डिस्टेंस है, अरे वो तो गिवन है 100, तो इसकी जगह हम 100 लिख लेंगे। बीसी, बीसी भी एक डिस्टेंस है, बी से लेकर सी तक। अब देखो बी से लेकर सी तक जो कार बी जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, हम ये उसका डिस्टेंस मान लेंगे क्योंकि वो इतना ही चली है, सी पे दोनों मिल गए। तो बी से सी कार बी का ये डिस्टेंस है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इंटू टाइम। तो जो कार बी है उसकी स्पीड कितनी है, वाई, और कितने घंटे चली सी तक पहुंचने में, 5 घंटे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसलिए यहां पर जो बीसी है वो लिखा जाएगा 5y, 5y, y इज स्पीड, 5 इज टाइम, स्पीड इंटू टाइम, बीसी डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गया। तो ये कार बी का डिस्टेंस हमने मान लिया, फॉर्मूला ये रीजन आपने साइड में लिख देना है। उसके बाद एसी, एसी जो है ए से सी टोटल, तो ये हम कार ए का डिस्टेंस मानेंगे जो कि दिख रहा है ए से सी। कार ए यहां से चली सी तक चली, एसी डिस्टेंस कार ए का है और उसकी स्पीड कितनी है x, और उसको टाइम कितना लगा 5 आवर्स, दोनों को 5 ही घंटे लगे, 5 घंटे ही दोनों कार चली, 5 घंटे बाद वो मिल गई। तो यहां पर लिखा जाएगा 5x। दैट्स ऑल, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, वेरी सिंपल। डायग्राम बनाना है, ये डिस्टेंसेस लिखने हैं और फॉर्मूला लगाना है स्पीड इंटू टाइम का। मेरे बच्चे इसको थोड़ा आप रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि इन सब में 5 कॉमन है, तो यू कैन राइट 20 प्लस y एंड x, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 5 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी तरह से जो सेकेंड सिचुएशन है उसका भी हम ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाएंगे और ऐसे ही सिंपल वे में उसका भी इक्वेशन आ जाएगा। केस 2, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, हाईवे 100 किलोमीटर का। इज इट क्लियर? नाउ बोथ द कार स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट बट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक इधर को दूसरी इधर को, और मानो वो इस पॉइंट पे मिल जाती हैं, इसका नाम चलो अभी हम डी रख लेते। दिस डी पॉइंट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ टू कार्स व्हेन दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों 1 घंटे में मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे जो फर्स्ट केस में लगाया। क्या कॉन्सेप्ट था? AD प्लस DB इज इक्वल टू AB, यही तो दिख रहा है डायग्राम में। AD प्लस DB इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AD? सर AD इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार A, और कार A का स्पीड x इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, 1 आवर में मिल गई थी वो। DB is a distance traveled by car B, so it is y into 1, speed into time, and AB that we know 100, तो हमारे पास आ गया x plus y is equal to, this is second, that's all। इतना सिंपल है। बहुत बार ये आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में, ठीक है। तो मेरे बच्चे दोनों इक्वेशन एक साथ लिखना, पेयर बनाना, उसको सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है, स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंटरेस्टिंग। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, कैसे? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। रेक्टेंगल पे है, लेंथ और ब्रेड्थ को रिड्यूस इंक्रीज कुछ कर रहे हैं, उससे एरिया में चेंजेस आता है, तो दैट कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई हियर। तो सबसे पहले आपको लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया निकाल के रख लेना है। मेरे बच्चे सबसे पहले आप लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, ठीक, एंड देन यू कैन लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। उसके बाद आप इसका एरिया भी लिख लीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो x इंटू वाई, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये तो लिखना ही है। अब दोनों केस आप बनाइए, दोनों केस बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग। केस 1 में आपने किया क्या? केस 1 में आपने किया कि एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, एरिया कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। कैसे कम होगा? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी ये जो लेंथ है x,
इसको 5 यूनिट आप कम कर दीजिए तो लेंथ आ गई, न्यू लेंथ आ गई x माइनस 5, और जो ब्रेड्थ है वो 5 यूनिट को बढ़ा दीजिए, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, ठीक। तो दिस इज न्यू लेंथ, दिस इज न्यू ब्रेड्थ, न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ, और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो किसके बराबर आएगा, न्यू एरिया। अरे भाई एरिया, बिल्कुल न्यू एरिया। तो पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब न्यू एरिया क्या होगा, वो लिखा हुआ उसने, क्या लिखा हुआ, कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। तो देखो ये पुराना वाला एरिया, उसमें से 9 माइनस कर देंगे। तो मेरे बच्चे ये है आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ऐसा दिख रहा है ब्रैकेट्स वगैरह, सिंप्लीफाई करना है, ये एक्स वाई जो दिख रहा है ये कट जाएगा, डोंट वरी। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई प्लस 5x माइनस 5y 25 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देन एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 25। इसको सिंप्लीफाई करें, 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, 25 में से 9 निकालो 60। दिस योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना आपने लेंथ को 5 और या ब्रेड्थ इंक्रीज की थी 3 यूनिट, माय मिस्टेक, यू राइट हेयर 3, ठीक। हेयर आई एम राइटिंग 3, इट इज एक्स वाई, इट इज 3x। तभी मैं इक्वेशन जो आई ना 5 यहां से मैं जज कर लिया कि कोई मिस्टेक हो गया कि इसमें 5 नहीं आता, तो अभी यहाँ पे 3 कर दिया हमने, एक्स वाई यहाँ पे 3x आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ 25 15, ठीक है। एक्स वाई कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस 5y और माइनस 9 यहाँ पे जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y आएगा, ये 3x माइनस 5y, और ये कितना है, कितना गया था उधर, ये 15, 15 में से 9 6, ये 6 आ जाएगा, दैट्स ऑल। 5 भी रिड्यूस किया होगा तो सिचुएशन मतलब करने का तरीका सेम रहेगा, तो 3 यूनिट यहां पे इंक्रीज किया है तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस 2 चेक करो, केस 2 में फिर से लेंथ एंड ब्रेड्थ उसमें चेंजेस किए, कैन यू चेक करो केस 2 चेक। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, दोनों को बढ़ाया 3 और 2, दोनों को बढ़ाया 3 और 2, तो मेरे बच्चे लेंथ 3 बढ़ा दी, ब्रेड्थ 2 बढ़ा दी, न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ। नो व्हाट इज न्यू एरिया, एरिया ऑफ कोर्स बढ़ ही जाएगा क्योंकि दोनों को बढ़ाया गया है, एरिया बढ़ ही जाएगा, कितना बढ़ गया 67 स्क्वायर यूनिट एरिया बढ़ गया। तो हेयर यू कैन राइट एक्स वाई प्लस 67 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 6, 67, एक्स वाई कट जाएगा, 2x 3y 67, 6 को तो ले जाओ, 2x 3y 61। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस पेयर को आप सॉल्व कर लेना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एज वाला क्वेश्चन है, बट ये एज वाला वैसा नहीं है जो नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में दिए गए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 4 पर्सन्स आ गए, इक्वेशन 2 पेयर बनेंगे, यहाँ पर सिंगल पेयर नहीं 2 पेयर बनेंगे, ध्यान से देखो। माय डियर स्टूडेंट्स, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एनीज फादर धर्म ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, एंड बीजू की जो सिस्टर है कैथी वो उससे बीजू ट्वाइस है। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की एज निकालनी है, फिर एनी के फादर धर्म भी है, जो बीजू है उसकी सिस्टर कैथी भी है, उन सबका रिलेशन दिया हुआ एजेस का, उसके बेसिस पे तुम्हें एनी और बीजू की एज निकालनी है। बड़ा सिंपल बेसिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ध्यान से सीखो। एनी की एज लेट करो पहले, लेट प्रेजेंट एज, तो यहां पर वैसे आफ्टर और बिफोर वाली बात है ही नहीं कि 10 साल पहले 5 साल पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट एज पे क्वेश्चन चल रहा है, तो आप सिंपली एज ऑफ एनी भी लिख सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी
बी एक्स ईयर्स, ठीक है, ये आ गया। एंड एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स, दोनों की एज आ गई, ठीक है। जस्ट अ मिनट, दोनों की एज आ गई। अब पहले सिचुएशन में ही, पहली कंडीशन में यहां पे दो केस बन जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स दिया हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखें कि आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये भी लेना है, और दूसरा केस आपको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ये भी लेना है। तो इस डिफरेंस की वजह से हमारे यहाँ पे दो केस बनेंगे, यानी दो पेयर बन जाएंगे। आगे बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना। इनको आपस में मत सॉल्व कर देना, क्योंकि एक कंडीशन से दो इक्वेशंस निकली हैं, तो इनको नहीं करना आपस में सॉल्व, इन दोनों को एक अलग इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। दैट आई विल टेल यू। नेक्स्ट यू कैन रीड एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो धर्म जी की एज लिखिए आप, धर्म जी की एज लिखिए, धर्म्स एज। नो व्हाट इज धर्म्स एज? कितना बड़ा है वो अपनी बेटी से, एनी से, ट्वाइस। तो यहां पे आपको सिर्फ लिखना है 2x, क्योंकि एनी की एज मैंने x ले रखी है, ये धर्म की एज हो गई। इसी के साथ आपने कैथी की एज लिखनी है, कैथीज एज। कैथी की एज क्या है? जो बीजू है वो कैथी से ट्वाइस है, बीजू कैथी से ट्वाइस है, तो कैथी बीजू से क्या हुई? हाफ हुई। तो इसलिए कैथीज एज आपको लिखनी है हाफ ऑफ बीजूज एज, और बीजू की एज हमने y मानी हुई है। तो दिस इज द एज ऑफ कैथी। इसके बाद जो सिचुएशन हमें दे रखी है, धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस। यहां पर भी धर्म और कैथी, मतलब जो डिफरेंस ऑफ एजेस दे रखा है, यहां पर आपके दो केस नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां अंडरस्टूड है कि जो हमारा धर्म है ये कैथी से बहुत बड़ा है। तो यहां पर धर्म की एज और कैथी की एज को माइनस करना है, ना कि कैथी में से धर्म की एज को माइनस करना है। क्योंकि यहां पर दो केस इसलिए बने हैं क्योंकि ये नहीं पता एनी और बीजू में बड़ा कौन है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो यहां सिंपली सेकंड कंडीशन में आएगा 2x हाफ y इज इक्वल टू 30 ईयर्स। धर्म और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है, इट इज गिवन। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा आपका 4x आफ्टर टेकिंग एलसीएम y, और जो 2 एलसीएम आएगा उधर ले जाएंगे, इसको 60 बना देंगे। दैट्स ऑल। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जिसको आपको सॉल्व करना है वो पेयर में आपको यहां बना के दे देता हूं। मेरे बच्चे आपको लेना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला इक्वेशन, और फिर ये वाला लेना है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। एक बार आपने इस पेयर को सॉल्व करना है और देखना है क्या एजेस आ रही। दूसरी बार आपको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये वाला लेना है इक्वेशन, और दूसरे यही वाली लेनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 60। फिर इस पेयर को सॉल्व करना है। अगर किसी पेयर को सॉल्व करते वक्त कुछ इनवैलिड सी चीज आती है, नेगेटिव एज वगैरह आ जाती है, या फ्रैक्शन में कुछ ऐसा आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं, चलो वो तो चल जाएगा, डेसिमल, नेगेटिव कुछ आ रहा है ऐसा, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जब वो पॉसिबल नहीं। इन दोनों में से एक सिचुएशन हो सकता है इम्पॉसिबल हो, ठीक है। एनी ही बड़ी हो तो वो हो जाएगा, अगर बीजू बड़ी है तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व आपने दोनों पेयर को करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। वन सेज गिव मी 100, एक फ्रेंड दूसरे को कहता है गिव मी 100, यानी 100 रुपीज दो। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज यू, वो उसको 100 देगा, वो उससे डबल रिच हो जाएगा। अदर रिप्लाइज, अब दूसरा दोस्त कहता है इफ यू गिव मी 10, दूसरा दोस्त कहता है यार तू मुझे सिर्फ 10 रुपए दे, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, कि मैं 10 रुपए लेके तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये दो सिचुएशन दे रखी हैं, आगे तुम्हें अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल फाइंड करना है। तो आप लेट कर लेंगे, लेट अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहला जो दोस्त है उसके पास है ₹X, इसी तरह से जो दूसरा दोस्त है उसके पास है ₹Y। ये तो आपको लेट करना है, ये लाइन मत लिखना एग्जाम में, पूरा इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखिएगा जैसे पहला लिखा। अब बताइए केस 1 में क्या हुआ। केस 1 में हुआ, पहला दोस्त कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो, गिव मी 100। तो ऐसा करते हैं, X पैसे उसके पास पहले से हैं, X रुपीज उसके पास पहले से हैं, इसको 100 दे दो, 100 दे दी।
अब इसके बाद जो अमाउंट बना तो ये दूसरे दोस्त से कितना रिच हो गया, दूसरे दोस्त से डबल रिच हो गया, तो इसलिए लिखना है ट्वाइस ऑफ दूसरे दोस्त के पास जितने पैसे थे। लेकिन यहां पे वाई नहीं लिखना क्योंकि दूसरे दोस्त के पास वाई रुपीज थे, उसमें से वो 100 दे चुका है, तो इसलिए यहां पे -100 लिखना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लें, ये आगे 2 बाय आगे 200, तो इधर ट्रांसफर करें इसको, 200 100 हो जाएगा -300। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन आप बनाएंगे। केस 2 में क्या था, दूसरा दोस्त यानी जिसके पास वाई रुपीज थे वो कहता तो मुझे 10 रुपए दे, देख लो 10 रुपए दे दिए इसको। अब ये 6 टाइम रिच हो जाएगा, यहां 6 आएगा रिच किससे, पहले वाले से, उसके पास एक्स थे उसने 10 रुपए दे दिए, माइनस हो जाएगा, यहां से इक्वेशन बन जाएगी y + 10 6x 60। अब यहां पे आ गया 6x, ठीक है, y इधर ले जाओ -y 60 को उधर ले जाओ इज इक्वल टू 70। दैट्स ऑल। इन पेयर को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस का कोई एरर हो जाता है तो उसको खुद से देख लेना, बट कोशिश है कि ये ठीक ही चल रहे, सिचुएशन ऐसी ही बनानी आप। वेरी इंटरेस्टिंग। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। सर इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से समझो ना, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के ही बेड़ा पार होना है और कोई रास्ता नहीं है। नोट्स बनाना है, बार बार उनको प्रैक्टिस करना है। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less scheduled time. If the train were slower by 10 km, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Distance आपको फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सी सिचुएशन है, एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, एक यूनिफॉर्म टाइम लेती है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। एक दिन क्या हुआ, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, उसको टाइम कम लगा, वो डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे कम लगे। दूसरी बार क्या हुआ, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, स्पीड को कम किया तो टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, डिस्टेंस तो उतना ही है। तो यहां पर 3 चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको स्पीड लेट करनी है, टाइम लेट करना है, फिर आपको डिस्टेंस खुद से बना लेना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपको इसमें लिखना है लेट व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्चुअल जो स्पीड ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। फिर आपको लिखना है यूनिफॉर्म टाइम, यानी ओरिजिनल टाइम भी आप इसको लिख सकते हैं, वो हो गया y आवर्स। फिर आपको लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस, तो जो भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो वो कितना होगा, वो होगा x × y किलोमीटर। सर ये कैसे आया, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे मुझे ये बताओ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर जी, स्पीड इनटू टाइम। पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने स्पीड और टाइम को लेट कर लिया, तो डिस्टेंस हमारा XY आ गया। तो डिस्टेंस को आपने लेट नहीं करना है, डिस्टेंस को आपने ऐसे लिखना है स्पीड और टाइम की मदद से। यही इस क्वेश्चन का खास बात है, ठीक। आ गया, अब कुछ भी नहीं है। जैसे आपने वो रेक्टेंगल वाला किया, जैसे आपने वो मार्क्स वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। ये सिचुएशन बनाइए। केस 1, केस 1 में बताइए क्या किया, स्पीड बढ़ाई कि कम की, बताओ। यहां पे स्पीड को बढ़ाया है 10 किलोमीटर, तो मेरे बच्चे ये स्पीड x है, इसको 10 बढ़ा दिया, दिस इज न्यू स्पीड। न्यू स्पीड तो न्यू टाइम आएगा, न्यू स्पीड तो न्यू टाइम आएगा। व्हाट इज न्यू टाइम, टेकन 2 hours लेस, 2 घंटे कम लगे। पहले y लग रहा था, अब 2 घंटे कम लगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, न्यू स्पीड, दिस इज न्यू टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम लिखा हुआ मैंने, स्पीड इनटू टाइम लिखो। तो स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर। क्या न्यू डिस्टेंस लिखूंगा, नो नो नो, डिस्टेंस नहीं बदलेगा। एरिया वाले क्वेश्चन में न्यू एरिया आया, ठीक है, यहां पे डिस्टेंस नहीं बदलेगा, ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसलिए इसको XY के को लिखना है, ठीक है। ये स्पीड है, ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। दैट्स ऑल। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, XY कट जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। अब तुम्हारा काम है इक्वेशन बनाना, ठीक है, बना लेना ही, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, इसकी इक्वेशन बना ले। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इफ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर, ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अगर हम उसको 10 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दें
ऑफकोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, तो कितना टाइम लगा, 3 घंटे ज्यादा लगा, डिस्टेंस उतना ही है, दैट्स ऑल। दोनों में ब्रैकेट्स ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, यहां से एक इक्वेशन आएगी, यहां से एक इक्वेशन आएगी, एक्स वाई कटा होगा, नॉर्मल सी इक्वेशन 2 बनेगी बेसिक, उसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई पहले निकलेगा, एक्स आपकी स्पीड हो जाएगी, वाई आपका टाइम हो जाएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आपका डिस्टेंस आएगा। क्लियर है? आई होप आप इसको सॉल्व कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नॉट 31 तो ये नंबरिंग है, हमारे बन गए हैं ये, तो ये है लास्ट क्वेश्चन है ना, 3 बचे हुए, 7 क्वेश्चंस कर ली। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी ही क्लास की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी पे बेस्ड है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, बच्चों को रोज में खड़ा करना है, जो कि बड़ा मुश्किल है करते। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, रोज में हमने बच्चों को खड़ा किया, तो अगर हम 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, 3 बच्चे किसी रो में एक्स्ट्रा भेजे तो क्या हो जाएगा, 3 बच्चे एक्स्ट्रा करें तो 1 रो लेस हो जाएगी, है ना। और अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो रो कम हो जाती है, और अगर स्टूडेंट्स कम करते हैं तो रो बढ़ जाएगी, देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टेटमेंट ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। बच्चों को कम करेंगे तो रोज बढ़ जाएंगी, बच्चे ज्यादा करेंगे, ठीक है, बच्चों को ज्यादा रखेंगे, एक्स्ट्रा बच्चे करेंगे, रोज कम हो जाएंगी, बच्चे कम करेंगे, रोज बढ़ जाएंगी। ये सिचुएशन कितनी बढ़ेंगी लिखा हुआ सब, ठीक। लेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, लेट करना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक रो में पूछा जा सकता है, तो लेट एक्चुअली आपको वहीं से शुरुआत करनी। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में या नंबर ऑफ रोज कुछ भी लेट कर लो। तो हम ऐसा करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स कौन से हैं, टोटल स्टूडेंट्स नहीं लेट किए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे खड़े किए गए हैं वो आपने यहां पे लेट करना है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे हैं वो लेट कर लिए x। फिर आप लेट करेंगे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो y ले लेंगे, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में आपको मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर वो कैसे, ऑफ कोर्स बच्चे एक्स वाई ही होगा। आपकी क्लास में 5 रोज बना दी, कितनी रोज बना दी, 5 रोज बना दी, आपकी क्लास की 5 रोज बना दी, तो एक रो में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 5 6 30, 5 रोज हैं, एक रो में 6 हैं, ये 6 स्टूडेंट, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, 30 स्टूडेंट्स हो गए। तो यहां पर x स्टूडेंट्स हैं एक रो में और नंबर ऑफ रोज है y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आएगा, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद अब आप सिचुएशन पे आ जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। व्हाट इज सिचुएशन? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देखो x स्टूडेंट्स थे 3 बढ़ा दिए, x स्टूडेंट्स थे 3 बढ़ा दिए, हर एक रो में 3 बढ़ा दिए, हुआ क्या, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो गई, पहले y रोज थी एक कम हो गई, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज, स्टूडेंट्स इन अ रो नंबर ऑफ रोज, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो थोड़े बदल जाएंगे, वो तो एक्स वाई रहेंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, यहां पे ये नहीं बदलेगा, तो बस ये आ गई फर्स्ट केस 1। इसको आपने खुद आगे करना है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन वगैरह, एक्स वाई कट जाएगा, याद रखना। केस 2, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, 3 बच्चे कम कर दीजिए, कर दिया, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएंगी, कितनी ज्यादा हो गई, 2 ज्यादा हो गई, इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये बड़ी बेसिक सी सिचुएशन थी, हमने बना लिया, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ओपन करके एक्स वाई काट के सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई निकलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, क्लास में कितने बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है,
किसी ट्राइंगल में ये सिचुएशन दे रखा है हमें और तीनों एंगल्स आपको ट्राइंगल के फाइंड करने हैं। मैं रिलेशन बना के दे देता हूं मेरे बच्चे। एंगल सी जो है 3 टाइम एंगल बी और ये दोनों 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लिखें आप, सबसे पहले ये लिखें। उसके बाद आप देखें कि आपको यहां पे दिया गया है, आपको यहां पे दिया गया है ए प्लस बी, या फिर ऐसे लिखें ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। वो कितना दिया गया है? वो 3 टाइम एंगल बी या एंगल सी कोई भी ले लो, तो एंगल सी ले लिया। तो ए एंगल ए प्लस एंगल बी को मैं लिख सकता हूं एंगल सी बाई 2। तो जैसे मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और जो गिवन रिलेशन था उसमें से मैंने इसको यूज कर लिया, तो मुझे पता चला कि यार ए और बी का जो सम है वो हाफ ऑफ सी है। तो मैं इस ए प्लस बी की जगह हाफ ऑफ सी लिख सकता हूं। तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया? मुझे यहां से सी का वैल्यू मिल गया। तो एलसीएम लिया मैंने इसका, एंगल सी 2 टाइम एंगल सी हाफ 180 डिग्री, 3 टाइम एंगल सी ये उधर गया 360 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू ये कट जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू निकल भी गई। तो यहीं से आप शुरुआत करें, एंगल सी निकल गया, बाकी भी निकल जाएंगे। क्यों? जो एंगल सी है वो 3 टाइम एंगल बी, एंगल सी है वो 3 टाइम एंगल बी है। तो एंगल सी आपने 120 डिग्री निकाल दिया है, तो अब आप एंगल बी भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज एंगल बी? सर ये 3 जाएगा, काटेगा इसको, तो 40 डिग्री। अब ये 120 ये 40, आगे आप समझदार हैं। ए एंगल बचा, इन सिचुएशन से निकाल लो या फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लो। तो तीसरा एंगल आपको खुद निकाल लेना। ठीक, दिस क्वेश्चन, इसमें डायग्राम गिवन है। यहां पर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। मेरे बच्चे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज अ कोऑर्डिनेटर हुज सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो जिन कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको हम साइक्लिक बोलते हैं, और वो सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हु सम अपोजिट एंगल का सम इज 180 डिग्री। तो डायग्राम आपके सामने गिवन है। अपोजिट एंगल में हमारा ए और सी आ गया। तो यहां पर पूरा आपने रीजन देना है। वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, देयरफॉर। ठीक है, ये लिखना आपने खुद है, मैं यहां पर सिचुएशन आपको दे रहा हूं। ए और सी इज 180 डिग्री और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180। यहां से 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और फिर आपने उनको सॉल्व कर लेना। तो मेरे बच्चे, ए और सी, व्हाट इज ए और सी? दैट यू कैन सी 4y प्लस 20, ये ए एंगल और सी एंगल -4x, तो सीधा -4x। आई होप यहां से आप लीनियर इक्वेशन मतलब बन गई है, सिंप्लीफाई कर ले। दूसरा बी और डी, व्हाट इज बी? 3y - 5 एंड डी इज -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से भी लीनियर इक्वेशन आपने बना लेनी। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करके फिर जो x और y आएगा वो एंगल्स नहीं होंगे, वो x और y जो आएगा इन सभी एंगल्स में आपने उनकी वैल्यू पुट कर देनी। फिर आपको ये चारों एंगल्स मिलेंगे और वेरीफाई भी कर लेना कि अपोजिट का सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अभी वो वैलिड होगा। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। इसी के साथ लीनियर इक्वेशन को मैं यही पैक करूंगा। इसको फिर से सभी चैप्टर्स करवाए जाएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, उसमें बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।